रॉल्स रॉयस आज की कहानी इसी मोटर कंपनी की है। अब तक जो हमने चैनल पे जितने भी मोटर कंपनियों के बारे में बात की है उन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि इनकी स्थापना किसी न किसी गरीब बच्चे के द्वारा ही की गई है। रॉल्स रॉयस की स्थापना भी एक गरीब बच्चे के द्वारा ही की गई है, लेकिन इसकी खासियत है, और वो खासियत ये है कि गाड़ी आम आदमियों को नहीं मिलती है। यानी दुनिया के बड़े से बड़े अमीर आदमी अपनी ज़िंदगी में एक ख्वाब जरूर देखता है कि उसके पास रॉल्स रॉयस हो, लेकिन ये कंपनी अपनी गाड़ी किसी ग्राहक को देने से पूर्व उसका फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस जरूर चेक करती है, और ये फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस चेक करने के बाद ही ये गाड़ी किसी अमीर को मिलती है। इसकी स्थापना एक बच्चे के द्वारा की गई थी, जो कि काफ़ी बचपन में इन्होंने जीवन में संघर्ष देखा, गरीबी देखी। इसी की तरह हम बात करेंगे। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम होता है हेनरी रॉयस। जब ये बच्चा 4 साल का था तब उनके पिता को व्यापारिक घाटा हो जाता है, और व्यापारिक घाटा होने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। जैसे तैसे परिवार सर्वाइव कर रहा होता है। पिता अपने काम को जैसे तैसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी दौरान बच्चे की उम्र हो जाती है 9 साल। ये 9 साल की उम्र बच्चे के जीवन में बहुत ही बड़ा दुख लेके आती है, और ये दुख ये होता है कि 9 साल की उम्र में इस बच्चे के जो पिता हैं उनका स्वर्गवास हो जाता है। पिता जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जो हेनरी रॉयस है उनके सर के ऊपर से पिता का छाया है वो उठ जाता है। पिता का छाया उठने के बाद जो उनकी माँ कल तक घर में सेठानी बन के जिया करती थी, अब वो नौकरानी बन के रह जाती है। उनकी माँ आस पास के घरों में काम किया करती थी, आया का। और परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए हेनरी रॉयस इन्होंने भी बचपन में न्यूज़पेपर सप्लाई का काम किया था। ये सब काम कर रहे थे। इसी दौरान जो हेनरी रॉयस है उनकी उम्र हो जाती है 14 बरस। ये जो 14 बरस की जो उम्र है, इसी 14 बरस की उम्र में इनकी जिंदगी में एक हल्का सा परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन ये होता है कि उनके रिश्ते की एक चाची होती है। ये चाची हेनरी रॉयस को ग्रेट नॉर्दर्न रेलवेज कंपनी में काम दिलवा देती है। अब हेनरी रॉयस अखबार सप्लाई करने के बजाय इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी में आगे 3 साल तक हेनरी रॉयस रहते हैं। हेनरी रॉयस को वहां जाने के बाद इस कंपनी में पढ़ने का अवसर मिल जाता है। वो अक्सर कंपनी के अंदर बुक्स पढ़ा करते थे, और उन बुक्स के अंदर जो बातें लिखी जाती थी वो उसी कंपनी के अंदर प्रैक्टिकल भी साथ साथ किया करते थे। समय बीतता जाता है और हेनरी रॉयस की उम्र हो जाती है 17 साल। अब 17 साल तक हेनरी रॉयस बहुत ही ज़्यादा सफल मैकेनिक बन चुके होते हैं। 21 साल की उम्र आते आते हेनरी रॉयस इस कंपनी से स्विच कर जाते हैं, एक और कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं। उस कंपनी का नाम होता है मैक्सिम वेस्टर्न। ये इस कंपनी में काम कर रहे थे। इसी दरमियान उनकी जिंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट होता है, और वो टर्निंग पॉइंट ये होता है कि उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अब ये आर्थिक तंगी जो है वो हेनरी रॉयस के निजी जीवन में न होकर के ये जो कंपनी है मैक्सिम वेस्टर्न, इसको करना पड़ता है। मैक्सिम वेस्टर्न जो कंपनी है बैंक करप्ट होने की कगार पे थी, कंपनी बंद होने वाली थी। पुनः हेनरी रॉयस के सामने 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता और दूसरा मुश्किल रास्ता। ये जो आसान रास्ता था उसके तहत ऐसा था कि हेनरी रॉयस अपनी काबिलियत के दम पर किसी और कंपनी में इंटरव्यू देके वहां पर जॉब ज्वाइन कर सकते थे। मुश्किल रास्ता यह था कि अपना खुद का कुछ छोटा मोटा काम शुरू करें। अब चूंकि हेनरी रॉयस जिन्होंने बचपन में काफी मुश्किलें देखी थी वो मुश्किल से घबरा नहीं रहे थे, इसीलिए उन्होंने आसान रास्ते की बजाय मुश्किल रास्ते का चयन किया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास जो 20 पाउंड की सेविंग है, इस पाउंड की सेविंग के साथ मैं अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंपनी शुरू करूंगा। उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर के मैनचेस्टर में एक छोटी सी ऑफिस में एक कंपनी की नींव रखी, जिसका नाम था एफएच रॉयस एंड कंपनी। ये जो कंपनी है वो शुरुआत में जो भी उनको छोटे मोटे काम मिल लिया करते थे उसी का काम कर लिया करती थी। मसलन सिलाई मशीन को रिपेयरिंग करने का काम हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का काम हो गया। ये सारे काम इनकी कंपनी शुरुआत में कर रही थी। कंपनी को धीरे धीरे सफलताएं मिल रही थी। ये जो कंपनी में काम कर रहे थे उसी दरमियान उन्होंने महसूस किया कि आने वाले जो समय हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का बहुत ज़्यादा रहना है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो आर्क लैंप, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डोरबेल होती है उनके निर्माण का काम करेंगे। इनके निर्माण के जो काम के बाद जो इनका प्रोडक्ट था वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। इनकी कंपनी की सेल्स बढ़ने लगी। देखते ही देखते इनकी कंपनी की किस्मत बदल गई। साल 1900 तक
जो इनकी कंपनी थी, उनकी कंपनी की जो सेल्स है तकरीबन 20,000 पाउंड से भी ज़्यादा होने लग गई थी। लेकिन हेनरी रॉयस मानो चैलेंज उनका पीछा ही नहीं छोड़ने वाला था। इसीलिए जब ये अपनी कंपनी को बहुत ही बड़ा करना चाह रहे थे, साल आ जाता है 1901। 1901 के अंदर जो ब्रिटेन का जो मार्केट होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर जर्मन और अमेरिकन कंपनियां हैं वो प्रवेश कर जाती हैं। वो प्रवेश करते ही अपने प्रोडक्ट की कीमत कम रखती हैं। नतीजा होता है हेनरी रॉयस को बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा होता है। कॉम्पिटिटिव कंपनी के जो सामान हैं वो कम दाम पे बिक रहे थे। हेनरी रॉयस उस कंपटीशन को बराबर कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से जो हेनरी रॉयस है उनके व्यापार के ऊपर नकारात्मक असर होना शुरू हो चुका था। इसके तनाव की वजह से हेनरी रॉयस के ऊपर असर हुआ और हेनरी रॉयस शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। वो अस्वस्थ रहने लग गए थे। इसी अस्वस्थता के दौरान वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें सुझाव देते हैं कि आप फ्रेश हवा में रहिएगा और एक कार खरीद लीजिए और उसके साथ खूब ट्रैवलिंग कीजिए। हेनरी रॉयस ने भी डॉक्टर की बात को मान लिया और एक कार खरीदी, उनकी ज़िंदगी की पहली कार, और वो कार थी डेकोविले। ये फ्रेंच कार थी और इस कार को लेकर के वो छुट्टियां मनाने के लिए चले गए। जब इस कार को वो चला रहे थे उसी दरमियान उन्होंने महसूस किया कि जो कार का जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। इस कार के जो ब्रेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ढीले हैं, ब्रेक भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और तो और लंबा ड्राइविंग करने पर जो कार का जो इंजन है वो ओवर हीटिंग कर रहा है। हेनरी रॉयस ने सोचा कि क्यों ना मैं इस गाड़ी को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करवा दूं ताकि जो समस्याएं आ रही हैं वो खत्म हो जाए। ट्रैवलिंग पूरी होने के बाद हेनरी रॉयस ने इस कार को मॉडिफाइड करवाना शुरू किया। जब ये गाड़ी पूर्णतया मॉडिफाइड हो चुकी थी तो हेनरी रॉयस ने महसूस किया कि जो गाड़ी है पूरी रीडिज़ाइन हो चुकी है। इसके ओरिजिनल डिज़ाइन से इसका कोई ताल्लुकात ही नहीं रहा और जो नया डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर और लग्जरियस लग रहा था। लोग उस नए डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे। तो इसी से हेनरी रॉयस के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी खुद की अपनी कार डिज़ाइन करके कार का निर्माण करके इसका व्यापार कर लूँ। हेनरी रॉयस ने सोचा और इसी के तहत उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई। इसी अपनी छोटी टीम के साथ अपनी कार के निर्माण में ये लोग लग गए। काफ़ी प्रयास के बाद फाइनली उन्होंने 2 सिलेंडर और 10 हॉर्स पावर वाली एक कार बनाने में सफलता हासिल कर दी। इस कार की खासियत थी और खासियत ये थी कि उस जमाने में जो भी मार्केट में उपलब्ध कारें थी उन सब की तुलना में ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन, विश्वसनीय और लाइट वेट की थी। 1 अप्रैल 1904 को इस कार का पहला रोड टेस्ट किया गया। उस जमाने में ये कार अपने पहले रोड टेस्ट में तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है बिना किसी समस्या के। इसके बाद जो रॉयस थे उन्होंने इसी तरीके की सेम मॉडल की 2 और कारें बनाई और उनका भी टेस्ट करके उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब रॉयस चाह रहे थे कि मेरी जो ये कारें हैं ये वर्ल्ड क्लास हो और इनका मार्केट दुनिया के हर रईस के पास हो। लेकिन इनके सामने दिक्कत ये थी कि वो अपनी गाड़ी को बेचने के लिए उनके पास कोई सेल्स की टीम नहीं थी। ये एक साथी ढूंढ रहे थे। उसी दरमियान एक साथी उनको मिल जाता है जिसका नाम होता है चार्ल्स रॉयस। ये जो चार्ल्स रॉयस हैं ये पहले से ही ब्रिटेन में सुपीरियर क्वालिटी की कारों का बिजनेस किया करते थे। ये काफ़ी सफल थे। ये अपने निजी जीवन में खुद भी चाहते थे कि कोई ऐसी ब्रिटिश कंपनी हो जो लग्जरी कार बना रही हो और उसका ये व्यापार करे। इन दोनों साथियों की तकरीबन 3 महीने तक मीटिंग्स चली। 3 महीने की मीटिंग्स के बाद ये दोनों दोस्त साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। चार्ल्स रॉयस और हेनरी रॉयस ये दोनों एक जॉइंट एग्रीमेंट करते हैं और जॉइंट एग्रीमेंट के बाद ये दोनों अपने नाम का सरनेम लेते हैं। रॉल्स और रॉयस ये दोनों सरनेम लेकर के एक नई कंपनी का नाम रखते हैं जिसका नाम होता है रॉल्स रॉयस। ये मार्च 1906 में इस कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। इसके बाद ये सबसे पहले 4 मॉडल ये बना करके मार्केट में उतारते हैं। बनाकर मार्केट में उतारने के बाद इन्होंने कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत ये चाहते थे कि इनके देश के और दुनिया के रिच लोग इस कार को खरीदे। इसीलिए ये आइजले ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी में भाग लेते हैं। जब इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं तो वहाँ पर न केवल ये भाग लेते हैं बल्कि ये वहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीतते भी हैं। इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं नए स्पीड रिकॉर्ड बना लेती हैं। इसी के साथ जो रोल्स रॉयस हैं एक सफल कार बनाने में सफल हो जाते हैं और इनकी कार कंपनी स्थापित हो जाती है। साल आ जाता है 1906। 1906 की आखिर में इनकी अब सबसे सफल कार लॉन्च होती है। इसका नाम होता है सिल्वर गोस्ट। ये तकरीबन 40 और 50 हॉर्स पावर की थी। इसके अंदर 6 सिलेंडर लगे हुए थे और ये मॉडल लॉन्च है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस कार का कलर सिल्वर होता है और ये चलने में बहुत ज़्यादा स्मूथ और साइलेंस होती है। इसीलिए इसका नाम रख लिया जाता है सिल्वर गोस्ट। ये जो कंपनी है इस
प्रोडक्ट का ही मार्केटिंग करने के लिए रविवार को छोड़ करके ये दिन रात इस गाड़ी को तकरीबन आगे 2.5 महीने तक चलाते रहे और 2.5 महीने बाद इस कंपनी ने बिना किसी दिक्कत के 24,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। इतना ही नहीं, ये रिच लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक टेस्ट दिया करते थे जिसका नाम रखा था इन्होंने विस्पर टेस्ट। इस विस्पर टेस्ट के तहत ये कार के बोनट के ऊपर एक सिक्का रखते थे और उसके बाद इस कार को चलाया करते थे। कार चलने में इतनी स्मूथ थी कि बोनट से सिक्का नीचे तक नहीं गिरता था। यही वजह थी इस कार की दीवानगी में उस जमाने के राजा, उद्योगपति और बड़े से बड़े रिच लोग थे और ये सभी लोग इस कार को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे। इसकी वजह से ये कार कंपनी बहुत ही ज़्यादा कार मार्केट में धूम मचा रही थी और अपनी एक जगह बना चुकी थी। ये सब कुछ चल रहा था कि इसी दरमियान एक और हादसा इनकी ज़िंदगी में हो जाता है और वो हादसा ये होता है कि इनके जो पार्टनर होते हैं ये एविएशन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और इसी दरमियान एक दिन ये जब अपना विमान उड़ा रहे होते हैं उस दरमियान एक हादसा हो जाता है और वो हादसा होता है 19 जुलाई 1910 को। 32 साल की उम्र में जो इनके पार्टनर थे चार्ल्स रॉल्स, ये अपनी जान गंवा देते हैं। ये अपनी प्लेन हादसे में जान गंवाते हैं। ये ब्रिटेन में अपनी तरीके का सबसे पहला विमान हादसा था जिसके अंतर्गत किसी की जान गई थी। ये हादसा जब हुआ था तो ये जो हेनरी रॉयस थे इनको बहुत बड़ा मानसिक आघात लगा था और इस मानसिक आघात से उबरने की कोशिश ही कर रहे थे। किसी दरमियान उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जब वे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें दूसरी बुरी खबर सुनाते हैं और वो बुरी खबर ये होती है कि डॉक्टर के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि आपको कैंसर हो चुका है, आपका जीवन आगे केवल 3 महीने का ही है, इसीलिए आप जितना हो सके उतना बेड रेस्ट कीजिए। लेकिन जो हेनरी रॉयस थे वो समस्याओं से घबराने वाले कहाँ थे। वो बेड रेस्ट के दरमियान भी हर रोज़ नई नई कार डिज़ाइन करना और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने का काम किया करते थे। अपनी इस काम की तल्लीनता की वजह से ही शायद उनके जीवन में ये चमत्कार हो गया कि 3 महीने बाद जब डॉक्टर उनकी मौत की खबर दी थी, लेकिन ये 3 महीने बाद चमत्कारिक रूप से पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। कैंसर की बीमारी इनके जीवन से खत्म हो चुकी थी। साल आ जाता है 1930 का। 1930 आते आते इनकी कंपनी व्यापार में इतना अच्छा प्रॉफिट कर चुकी होती है कि तब तक तकरीबन 90,000 पाउंड से भी ज़्यादा का प्रॉफिट इनकी कंपनी अर्जित कर लेती है। लेकिन तभी एक और समस्या उनकी कंपनी के सामने खड़ी हो जाती है और वह समस्या होती है प्रथम विश्व युद्ध। ये जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है उस दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमरा जाती है। कंपनी इस जो विश्व युद्ध था उसके लिए तैयार नहीं थी। कंपनी की सेल दिन प्रतिदिन कम होना शुरू हो जाती है। नतीजन ये होता है कि कंपनी न चाहते हुए भी अपने बहुत सारे कर्मचारियों की छुट्टी कर देती है। मंदी का जो दौर है वो कंपनी झेल नहीं पा रही थी। लोगों को लगने लग गया था कि कंपनी पूर्णतया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जो हेनरी रॉयस हैं एक बार फिर से, जिन्होंने बचपन में काफ़ी मुसीबतें देखी थी, उस मुसीबत से घबराने वाले कहाँ थे। उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि जो ब्रिटेन की जो सेना है उनके पास काफ़ी रिलायबल और हाई परफॉर्मर वाली गाड़ियाँ तो है ही नहीं। रॉल्स रॉयस ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी मॉडिफाइड गाड़ियाँ करके ब्रिटेन की सेना को दें जिसके अंदर मशीन गन लगी हुई हो, जो एम्बुलेंस की सुविधा से युक्त हो। ये इस प्रकार की गाड़ियों को मॉडिफाइड करके मिलिट्री को देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलना शुरू हो जाती है। इसी दरमियान जो हेनरी रॉयस हैं जो आर्मी के साथ लंबे समय से काम कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटेन के पास जो फाइटर जेट है उनके अंदर जो इंजन लगे हुए हैं वो फ्रेंच कंपनियों के हैं। यानी ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो फ्रेंच पे डिपेंड थी। इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद भी चाहती थी कि कोई उनके देश की ऐसी कंपनी हो जो इंजन सप्लाई का काम करे। बस रॉल्स रॉयस ने ठान लिया था कि वो एविएशन के क्षेत्र में भी इंजन बनाएंगे। इसीलिए एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तहत वो अपना पहला इंजन साल 1915 में बना के लॉन्च कर देते हैं। उस इंजन का नाम होता है द ईगल। इस इंजन की भी खासियत होती है कि ये रिलायबल, हल्का और सबसे बड़ी बात ये फ्यूल एफिशिएंट होता है। साल 1915 के अंत तक आते आते एक और इंजन ये बनाते हैं जिसका नाम होता है हॉक। ये हॉक की खासियत होती है कि लाइट एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। साल 1916 में एक और छोटा इंजन ये बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं फॉल्कन। 1918 में ये बड़े एयरक्राफ्ट के लिए भी इंजन बनाते हैं जिसका नाम होता है कॉन्डोर। दुनिया में आज भी बहुत सारे जो कमर्शियल और फाइटर जेट है उनके अंदर जो इंजन है वो रॉल्स रॉयस के ही लगे होते हैं। रॉल्स रॉयस की इस सब खोज और इस सब काम का ही नतीजा था कि ब्रिटेन को प्रथम विश्व युद्ध में जीत हासिल करने में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अगले 15 वर्षों तक कंपनी अपना पूरा ध्यान कार को डिजाइन करने में और कार के छोटे इंजन को बनाने में लगा देती है।
नतीजा होता है कार की ग्रोथ पुनः शुरू हो जाती है। इसी दरमियान एक नई कार को लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है 20। ये 20 के बाद इनकी एक और कार आती है न्यू फैंटम। ये जितनी भी कारें होती हैं ये मार्केट में बहुत ज़्यादा सफल हो जाती हैं और इसी के कारण रोल्स रॉयस है वो लग्जरी मार्केट में अब वापस किंग बन जाता है। साल 1931 आ जाता है। ये जो साल 1931 है उस समय एक और लग्जरी कार कंपनी होती है, इसका नाम होता है बेंटली। ये बैंक करप्ट हो चुकी थी, दिवालिया होने की कगार पे थी, इसीलिए रोल्स रॉयस बेंटली का अधिग्रहण कर लेते हैं और बाद में बेंटली और रोल्स रॉयस दोनों साथ मिलकर के एक साझा प्रयास के तहत एक न्यू मॉडल लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है बेंटली 3.5। ये रोल्स रॉयस की सफल गाड़ियों में से ये सारी गाड़ियां थी। रोल्स रॉयस की यात्रा चल ही रही थी कि इसी दौरान जो हेनरी रॉयस हैं उनकी जीवन की यात्रा समाप्ति की ओर चल जाती है। हेनरी रॉयस की उम्र हो चुकी होती है तकरीबन 70 साल। 70 साल 22 अप्रैल 1933 को 70 साल की उम्र में हेनरी रॉयस अपने जीवन की यात्रा की अंतिम सांसें लेते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। रोल्स रॉयस ने अपने इस यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और उतार चढ़ाव देखने के बाद भी आज भी रोल्स रॉयस है वो दुनिया की लग्जरी कार कंपनी में से एक है। वर्तमान में जो रोल्स रॉयस है उसका मालिकाना हक BMW के पास है। हेनरी रॉयस की जो प्रेरणादायक कहानी है ये आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताइएगा। कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा। कहानी को ये यहाँ तक आपने सुन ही लिया है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये भी लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।